सदियों से महिलाओं को बताया गया है कि उनका मूल्य और सुंदरता इस बात से परिभाषित होती है कि उनके पास कितने गहने हैं। दूसरे शब्दों में, उसे अपने ससुराल में या समाज में जो सम्मान मिलता है वह इस बात पर आधारित होता है कि शादी के समय या उसके बाद पति से या उसके परिवार से उसे कितने गहने उपहार में दिए जाते हैं। जिन स्त्रियों को बहुत कुछ भेंट में मिलता है उनकी आमतौर पर प्रशंसा की जाती है, भाग्यशाली माना जाता है, और जिन्हें नहीं मिलता उनका मजाक उड़ाया जाता है। क्या आप अभी भी इस बात से सहमत हैं? पुरुष भी समान रूप से समाज के शिकार हैं। उनका मूल्य वे कितना पैसा कमाते हैं या कितना कमाने में सक्षम हैं तक ही सीमित है। अगर वे कम कमाते हैं तो समाज में उनका मूल्य कम हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें अपनी असमर्थता व्यक्त करने के बजाय झूठ बोलना क्यों आसान लगता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, books.com के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अनुवाद श्रृंखला के इस आखिरी एपिसोड में ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके लिए कुछ खास लाऊं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज आपको हमारे भारतीय शेक्सपियर प्रेमचंद की उत्कृष्ट कृति गबन की समीक्षा सुना दें। अब मुंशी प्रेमचंद का नाम किसने नहीं सुना है, मगर उनकी किताब गोदान के अलावा किसी अन्य किताब की तारीफ नहीं सुनी होगी। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गबन पहली बार 1931 में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुआ, उनकी मृत्यु के ठीक 5 साल पहले। लेकिन न जाने क्यों इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद कई सालों बाद हुआ। सन 2000 में क्रिस्टोफर आर किंग ने इसका अनुवाद किया है। अगर भारतीय ग्रीष्मकाल कलाकारों को पेंट करने के लिए प्रेरित कर सकता है तो मानसून की बूंदें उन्हें अनगिनत कहानियां बुनने को मजबूर कर सकती हैं। ये उपन्यास भी मानसून के महीने में शुरू होता है, जहां आम के बागों में झूले लगे हैं और बड़ी बड़ी आंखों वाली एक युवती झूल रही है। उसका नाम है जालपा। उसकी माँ एक फेरी वाले से उसके लिए एक फिरोजा रंग का चंद्रहार खरीदती है। यूं तो वो क्रिस्टल या कांच का बना एक मामूली हार है, मगर ये जालपा का सबसे प्रिय खिलौना बन जाता है। दरअसल उसके मन में गहनों के प्रति ये प्रेम उसके पिता दीनदयाल ने पैदा किया था, क्योंकि जब भी वे प्रयाग जाते जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। वे गुड़िया और खिलौनों को बेकार समझते थे और इसीलिए जालपा केवल गहनों के साथ खेलती थी। यही उसके एकमात्र खिलौने थे। अब वह गांव में किसी भी अवसर या त्योहार के लिए वही चंद्रहार पहनती थी और उसके अनुसार कोई भी अन्य आभूषण उपयुक्त नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जब उसके पिता उसकी माँ मानकी के लिए असली सोने का चंद्रहार लाते हैं तो जालपा को अपना कांच का चंद्रहार पसंद नहीं आता। वो दीनदयाल से उसके लिए भी एक सोने का चंद्रहार बनाने की जिद करने लगती है। उस सोने के चंद्रहार की कीमत 600 रुपए थी, जो उन दिनों दीनदयाल के लिए एक बड़ी रकम थी। वे आखिरकार सिर्फ एक मकान मालिक के वकील थे और उन्हें केवल 5 रुपए का मामूली वेतन मिलता था। जालपा को शांत करने के लिए उसकी माँ आश्वासन देती है कि जालपा को चंद्रहार उसके ससुराल वाले लाके देंगे। उसकी माँ के ये शब्द उसके दिल में गड़ जाते हैं और वहां से चंद्रहार की उसकी इच्छा शुरू होती है। 7 साल के इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन भी आता है जब जालपा सोचती है कि उसकी लंबे समय से चली आ रही मनोकामना पूरी होने वाली है। अब रमानाथ, जिसे उसकी शादी होने वाली है, वह एक आलसी युवक है जो अपनी इच्छाओं को अपने दोस्तों के जरिए पूरा करता है। एक साधारण ग्रामीण जो अपना सारा वक्त शतरंज खेलने और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में जाया करता है। उसके पिता दयानाथ यानी कि जालपा के ससुर एक सीधे साधे सज्जन है, एक दयालु व्यक्ति जो अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यद्यपि रमानाथ सुंदर था, मगर वह खुशी की तलाश करने वाला ढींग मारने वाला मॉडर्न यूथ था जो नैतिक रूप से कमजोर था। प्रेमचंद ने अपने किरदारों को कुछ इस तरह से लिखा है कि पाठक वास्तविक जीवन जैसे उपन्यास में खो जाते हैं। विवाह के समय अपने चरवा में जालपा को कई गहने और जेवरात मिलते हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे ससुराल से चंद्रहार नहीं मिला तो उसका दिल टूट जाता है।
और वह परेशान हो जाती है। उसने इस विशेष गहने के लिए इतनी उम्मीद लगा रखी थी कि वह किसी और गहने को सराह भी नहीं रही थी। उसने अपने दोस्तों से कड़वाहट के साथ बात की। उसकी एक दोस्त ने यह भी सुझाव दिया कि उसे या तो जल्द ही चंद्रहार बनाने पर जोर देना चाहिए या अपनी माँ से उनका चंद्रहार मांग लेना चाहिए। लेकिन शादी के दिन अपनी माँ को चंद्रहार पहने देखकर जालपा और भी चिढ़ जाती है और सभी उम्मीदें खो देती है। उधर ससुराल में शादी के खर्च का इंतजाम दयानाथ ने उधार के पैसों से किया था और गहने भी क्रेडिट पर बनाए थे। वे लेनदारों को पैसे वापस करने का संघर्ष कर रहे थे। अब कर्ज चुकाने के लिए दयानाथ अपनी पत्नी और बेटे से कहते हैं कि वे नई दुल्हन से अनुरोध करें कि वह अपने कुछ गहने वापस कर दें ताकि उसे वे जौहरी को लौटा सकें। अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे रमानाथ ने पहले ही दिन जालपा को अपने और अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ बड़ा चढ़ाकर कह रखा था कि उनके पास जमींदारी है जो उन्हें कई हजारों का लाभ देती है, बैंक में बहुत पैसे हैं जिससे ब्याज मिलता है, वगैरह वगैरह। अब अचानक अगर वो उसे गहने वापस करने को कहेगा तो जालपा उसके बारे में क्या सोचेगी, उसकी छवि का क्या होगा। दूसरी ओर जालपा ने कसम खाई थी कि जब तक ससुराल वाले उसके लिए चंद्रहार नहीं बनाते वो उनके द्वारा दिए गए किसी भी गहने को हाथ तक नहीं लगाएगी। वह अपने पुराने कांच के चंद्रहार को पहने रखती है। इस स्थिति में अपने परिवार की इस दयनीय वित्तीय स्थिति को छुपाने और लेनदारों को गहने वापस चुकाने के लिए रमानाथ पहली बार जालपा के गहने जो उसके बॉक्स में बंद पड़े हैं चुराता है और उसे झूठ बोलता है कि गहने चोरी हो गए। पूरा परिवार इसमें उसका साथ देता है और सच्चाई को छुपाता है। गहनों की चोरी होने के साथ साथ रमा द्वारा अपने परिवार के बारे में दिए गए वर्णन और धन की अतिशयोक्ति जालपा की उम्मीदों को और भी बढ़ा देती है। इस घटना के बाद जालपा बहुत दुखी हो जाती है और परिवार में सबसे बात करना बंद कर देती है और एक दिन अपने मायके जाने की जिद करती है। स्थिति को सकारात्मक रूप से संभालने और जालपा की चंद्रहार पहनने की अंतहीन इच्छा को पूरा करने के लिए रमानाथ इलाहाबाद की नगर पालिका कार्यालय में क्लर्क की नौकरी कर लेता है। कई अन्य लेखकों के विपरीत प्रेमचंद में एक अद्वितीय और सराहनीय गुण है। उनके उपन्यासों में कोई आदर्श नायक या कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं है। वे जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं। जब वे एक पात्र को अपने पाठकों को पेश करते हैं उनके चरित्र के बारे में सब कुछ बताते हैं, जैसे कि रमानाथ जो कभी भी अपने और अपने परिवार वालों के बारे में झूठ बोलने या ढींग मारने से नहीं संकुचाता। ये उसकी बहुत ही खराब आदत है जो 1 से 10 और फिर 1000 इसी तरह बढ़ती रहती है। जालपा जो इस कहानी की मुख्य नायिका है, पहले हाफ में कुछ खास अच्छे गुणों वाली लड़की नहीं है। उसे भी उन्होंने गुड फॉर नथिंग की तरह ही दिखाया है, जो घर का कोई काम नहीं करती, गहनों की शौकीन है और दिन रात चंद्रहार के सपने देखती रहती है। एक तरफ रमानाथ नैतिक रूप से भ्रष्ट है, जबकि दूसरी तरफ जालपा गहनों के प्रति जुनूनी और सुखवादी इच्छाएं रखती है। नौकरी मिलने के बाद रमानाथ शानदार कपड़े पहनने शुरू कर देता है, हालांकि उसका वेतन केवल 30 रुपए प्रति महीने है। उसे ये भी पता चलता है कि वह रिश्वत लेकर अपने वेतन से भी अधिक पैसा कमा सकता है। उसे घूस खाने की आदत पड़ जाती है। उसकी ड्रेसिंग, आन बान और समृद्ध रवैया ज्वेलर्स को विश्वास दिलाता है कि रमा अमीर है, उसके पास बहुत धन है और वे उसे उधार में गहने देना शुरू करते हैं। पहले तो वह अपने दोस्तों की सलाह मानकर जौहरियों के ऑफर को मना करता है, लेकिन बाद में प्रलोभन में आकर और अपनी पत्नी के दबाव के आगे झुक जाता है। वह जल्द ही खुद को कर्ज के गहरे दलदल में फंसा पाता है, लेकिन फिर भी उसका अहंकार उसे अपने परिवार या अपनी पत्नी के सामने अपनी स्थिति को कबूल करने से रोकता है। ये उपन्यास आजादी से पहले के उत्तर भारतीय समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों और संघर्षों को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। वे भारतीय समाज के हर वर्ग का शानदार वर्णन करते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इस बीच उसकी पत्नी जालपा, अब जब उसके पास गहने हैं, समाज में आसपास के लोगों के साथ घुलने मिलने लगती है। वह एक रतन नाम की साधारण महिला से दोस्ती करती है जो एक बूढ़े अमीर वकील की पत्नी है और बंगले में रहती है। रतन रमा से जालपा के कंगन जैसा खुद के लिए भी बनवाने के लिए कहती है। रमा को पता चलता है कि अब
कोई भी जौहरी उसकी खातिरदारी करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसने अब तक अपना पिछला कर्ज चुकाया नहीं था। वह रतन द्वारा दिए गए पैसों को, जो वह सोने के कंगन खरीदने के लिए देती है, ज्वेलर्स को अपने पिछले बकाया का भुगतान करने के लिए दे देता है, ये मानते हुए कि अब जब उसने पिछला कर्ज चुका दिया है, जौहरी कंगन बना देंगे और वो उसे रतन को दे देगा। लेकिन एक बार सबक सीखने के बाद कोई भी जौहरी रमा के फांसे में नहीं फंसता। वो उसे टालते रहते हैं और कंगन नहीं बनाते। कुछ दिन बाद रतन भी उससे मांग करने लगती है कि या तो वो उसे कंगन दिला दे या उसके पैसे वापस कर दें। इससे रमा मुश्किल में पड़ जाता है। एक दिन नगर निगम में एकत्रित किए गए धन की देखरेख करते हुए पल भर में बहकर रमा उन पैसों को घर ले जाता है। अपनी पत्नी को बताता है कि वह जौहरी से रतन के पैसे वापस ले आया है और फिर टहलने चला जाता है। इस बीच जालपा रतन को पैसे वापस कर देती है। जब रमा घर लौटता है तो उसे आपदा का एहसास होता है। फिर भी वह किसी तरह रतन से पैसे वापस लेने की सोचता है, लेकिन उसका डर और अहंकार उसे पैसे मांगने नहीं देता। गबन के परिणामों से बचने के लिए वह जालपा को सभी प्रकार की परेशानियों में अकेला छोड़कर किसी को कुछ भी बताए बिना कलकत्ता भाग जाता है। क्या जालपा उसके ठिकाने का पता लगाने में कामयाब होती है? क्या वह स्त्रीत्व की वीरता का संकेत दिखाती है और कलकत्ता पहुंचती है? भ्रष्ट पुलिस की पकड़ से रमा को कैसे बचाती है, ये बाकी की कहानी है। प्रेमचंद ने अपने पति को खोजने के लिए बेताब एक पत्नी और अपराध के इस चक्र से बाहर निकलने के लिए बेताब एक पति के बीच एक दिल को छू देने वाली और बेहद दिलचस्प कहानी रची है। एक और है रमा, हिचकिचाने वाला युवक जो भावनाओं में बहकर फैसले लेता है, और दूसरी ओर है उसकी पत्नी जालपा, ऊंचे विचारों वाली नारी जो सच के लिए कुछ भी कर सकती है। आपको शायद ये बात आश्चर्य लगे कि आखिर क्यों जालपा अपने जीवन में किसी और चीज से ज्यादा गहनों से प्यार करती थी। लेकिन जैसे जैसे आप ये कहानी पढ़ते जाते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे लेखक ने उसके चरित्र को जस्टिफाई किया है। उन दिनों महिलाओं की दुनिया में बात करने के लिए और कुछ नहीं था सिवाय इसके कि किसने किस तरह के आभूषण बनाए, कितने के लिए, क्या वे ठोस हैं या खोखली, रत्नों से जड़ी हुई है या सोने की, किसके विवाह में कितने जेवरात दिए गए, इत्यादि इत्यादि। इन सब पर चर्चा होती है और लगातार इन बातों की आलोचना और प्रतिलोचना, टीका टिप्पणी होते रहते हैं। लेकिन रमानाथ के अचानक गायब हो जाने के बाद समय के साथ धीरे धीरे जालपा के दिलो दिमाग में बदलाव आने लगता है। पति के प्रति उसका प्रेम बढ़ने लगता है। उसे समझ आ जाती है कि गहने ही उसके जीवन में सब कुछ नहीं है। वह इस तथ्य को भी स्वीकार करती है कि वह ऐसे परिवार में विवाहित नहीं है जहां उसका पति उसे कीमती सुनहरे कंगन और अन्य गहने खरीद सके। गबन शीर्षक का अर्थ है गोलमाल करना, सरकारी धन की चोरी करना। उसी के अनुरूप उपन्यास में 2 बार चोरी होती है, जिसके चारों ओर ये पूरी कहानी पिरोई गई है। प्रेमचंद उन दिनों के यथार्थवादी मुद्दों पर लिखते हैं, हालांकि ये मुद्दे आज भी प्रचलित हैं, जैसे सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जमींदारी, ऋण, गरीबी आदि। किताब में बहुत कुछ हो रहा है और इसमें से कोई भी विषय फोर्स्ड या जानबूझकर घुसाया नहीं गया है। हालांकि पुस्तक का सबसे संतुष्टिदायक तत्व इसमें चित्रित महिलाओं और नायिका की भूमिका है। ये हमेशा से ही एक केंद्रीय और प्रमुख भूमिका रही है और अन्य महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व भी करती है। वैसे भी प्रेमचंद की कहानियों में महिलाओं को हमेशा एक विशेष ही दर्जा मिलता है, फिर चाहे वो गोदान की धन्या या मालती देवी हो या फिर निर्मला की शीर्षक पात्र। महिलाएं इसमें असली हीरो हैं, फिर चाहे वो जालपा हो, रतन, जोहरा या जग्गो। इसमें चित्रित पुरुष पात्रों के सामने वे डटकर मजबूती से खड़े होते हैं और कहानी को एक दिशा प्रदान करते हैं। जहाँ रतन पहले 1-1 रुपयों का मोल करने वाली होती है, वहीं अपने मित्र के संकट काल में उसके मना करने पर भी उसकी यथासंभव सहायता करती है। वहीं जग्गो और रमा, जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, बस एक छोटे परंतु हृदय स्पर्शी वार्तालाप के बाद उनके बीच माँ बेटे जैसा प्रेम हो जाता है। शायद प्रेमचंद हमेशा से ही समाज में महिलाओं की भूमिका के महत्व में विश्वास करते थे। जब जोहरा का चरित्र सामने आता है, मैंने इसमें और क्राइम और पनिशमेंट किताब के बीच एक समानता देखी, और वो ये है कि कैसे एक वैश्या एक आदमी को
मोक्ष प्रदान कर सकती है। हर व्यक्ति विशेष में अच्छे और बुरे गुण होते हैं और वह परिस्थितियों और अपनी सोच के अनुकूल व्यवहार करता है। इसीलिए किसी को भी उसके मात्र कुछ कर्मों के आधार पर अच्छा या बुरा ठहराना उचित नहीं। जैसे कि रमानाथ, जहाँ पहले वह एक गैर जिम्मेदार व्यक्तित्व का स्वामी था, वही विवाह, प्रेम और जिम्मेदारियों के अनुसार स्वयं को काफी बदलता है, परंतु फिर भी उसमें कुछ कमियां हैं। उदाहरण स्वरूप, लोगों पर विश्वास न करना, दूरदर्शिता की कमी और परिस्थितियों का सामना करने के बजाय उनसे भागना। उसी प्रकार जो जालपा कथानक के प्रारंभ में गहनों को सर्वोपरि समझती थी और उन्हीं में उसका सबसे बड़ा सुख बसता था, स्थिति का बोध होने के पश्चात उसमें आया परिवर्तन सराहनीय है। सच कहा जाए तो पुस्तक के सभी किरदारों में सबसे ज्यादा चरित्र परिवर्तन और विकास जालपा का ही हुआ है। परंतु जिस चरित्र ने मेरे ऊपर सबसे ज्यादा छाप छोड़ा वह है जोहरा। उसकी प्रविष्टि कथानक में सबसे आखिर में होती है और उसके पात्र को ऊपर लिखित सभी पात्रों से कम पृष्ठ मिले हैं, परंतु कहानी का उपसंहार उसकी महत्ता को दर्शाता है। इन पात्रों, उनके परिचितों और दोस्तों के माध्यम से हम भारत की कई झलकियां देखते हैं जो प्रकाशित होने के बाद से लेकर लगभग एक सदी होने के बावजूद अजीब नहीं लगती। इसमें से बहुत कुछ काफी परिचित है। लोग और उनकी प्रथाएं, आकस्मिक जातिवाद, गरीबी और राज्य में भ्रष्टाचार। यहाँ तक कि कलकत्ता में भी रमा खुद को कुछ गंभीर समस्याओं में उलझा लेता है। वह यह महसूस करने में विफल रहता है कि केवल सत्य ही उसे इस भवंडर से मुक्त कर सकता है, और जब वह ऐसा करता है तो फिर से भ्रष्ट पुलिस कर्मियों का शिकार हो जाता है। दूसरे भाग में जालपा की सदाचारिता, साहस और दयालु स्वभाव सामने आते हैं जो रमा के मोचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेखक अत्यावश्यक विषयों को एक नैतिक आयाम के साथ बर्ताव करते हैं और आदर्शवादी अंत की ओर ले जाते हैं, जिसमें पात्रों को आवश्यक पश्चाताप करना चाहिए, अपनी गलतियों का सुधार करना चाहिए और इससे पहले कि वे खुशी से रह सकें, अपने जीवन और खुद को पुनर्गठित करना चाहिए। अपने चेहरे को बचाने के लिए दोनों लिंग धन और आभूषणों से भरी सुंदरता के सामाजिक मानक के अनुरूप हैं। यह आखिरकार केवल कृत्रिम है कि समझ उन्हें बहुत देर बाद आती है। व्यंग्य और हास्य के मिश्रण के साथ वे जटिल और त्रुटिपूर्ण पात्रों को ले आते हैं जो कहानी को जीवित रखते हुए क्रमिक लेकिन विश्वसनीय परिवर्तन से गुजरते हैं। निश्चित रूप से अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए हम उपन्यास सम्राट की प्रशंसा कर सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से साहित्य का उपयोग किया है और अक्सर भ्रष्टाचार, बाल विधवा, वेश्यावृत्ति, सामंती व्यवस्था, गरीबी, उपनिवेशवाद और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित विषयों के बारे में भी लिखा है। पुस्तक ब्रिटिश भारत के युग में निम्न मध्यवर्गीय भारतीय युवाओं के बीच गिरते नैतिक और नैतिक मूल्यों को दिखाती है। कैसे वे धोखाधड़ी के माध्यम से अभिजात वर्ग की दुनिया तक पहुंच सकते हैं और एक समृद्ध व्यक्ति की झूठी छवि जिसे वे बनाए रखने की कोशिश करते हैं, इन सब पर चर्चा की है। ये खूबसूरती से दो महिलाओं के बीच की दोस्ती, स्वीकृति और परिवार की अवधारणा को भी चित्रित करता है। साथ ही साथ कैसे मासूम जिंदगियों से प्राधिकरण में रहने वाले लोगों द्वारा चालाकी से काम निकाले जाते हैं बताया है। उनका लेखन प्राय हमें हास्यप्रद तरीके से वास्तविकता को अनुभव करने की अनुमति देता है। यदि आपको उनकी अन्य कहानियों को पढ़ने का मौका मिला हो तो लेखन और कथानक की शैली आपको परिचित लगेगी। प्रेमचंद का मानना था कि हिंदी साहित्य का मार्ग समकालीन बंगाली साहित्य की स्त्री गुणवत्ता, कोमलता और भावना के विपरीत सामाजिक यथार्थवाद, सोशल रियलिज्म था। मुझे लगता है कि हर किताब को पढ़ने की पहली और दूसरी या तीसरी किश्त की उम्रें होती हैं। इस लिहाज से इस उपन्यास को 15-16 बरस की उम्र में पहली बार पढ़ लेना यथोचित है, जो मैंने कर ली थी। ये एक क्लासिक उपन्यास है जो हमें गहनों की लालसा, लालच, झूठ के बारे में चेतावनी देते हुए भारतीय समाज की सच्ची तस्वीर का वर्णन करता है और कैसे ये सब डर के साथ मिलकर कई भारतीयों को भ्रष्ट बनाता है, बताता है। क्रिस्टोफर किंग के अनुवाद ने अन्य राज्यों के पाठकों को इस उपन्यास को मूल के रूप में आनंद लेने में सक्षम बनाया है, क्योंकि उनकी शैली प्रेमचंद की शैली को वैसे ही कागज पर उतारती है। अगर प्रेमचंद जी की लेखन शैली की बात करें तो जितने सरल, सादे और प्रभावी तरीके से उन्होंने ये कथा कही है उसका कोई सानी नहीं।
हालांकि मुझे कुछ जगहों पर कुछ भावों का दोहराव थोड़ा सा ज्यादा लगा, जिसमें रमानाथ का अंतर्द्वंद मुख्य है, परंतु शायद वह कथानक की जरूरत थी। कहीं कहीं मुझे ये लगा जैसे जबरदस्ती स्टोरी को पिरोया गया है, खासकर कहानी का सुखद अंत। गबन की यह मेरी दूसरी बार की पढ़न थी। मूल पुस्तक में कई सारे ऐसे कथन हैं जो आपको विचार करने पर विवश कर देते हैं या जीवन ज्ञान प्रदान करते हैं, और कभी कभी अपने जीवन में भी अक्षरशः सत्य लगते हैं। उनमें से कुछ यहाँ मैं पेश करना चाहूंगी। बिना विश्वास के प्रेम हो ही कैसे सकता है? जिसे तुम अपनी बुरी से बुरी बात न कह सको, उसे तुम प्रेम नहीं कर सकते। इसी तरह के कई और पंक्तियां इस पुस्तक की शोभा है, परंतु उन सबको बताना यहाँ संभव नहीं। बरसात के किसी महीने के एक दृश्य से आरंभ हुई यह कथा बरसात के ही एक महीने में समाप्त होती है, जहाँ गंगा के रौद्र रूप से थल जल में समाता प्रतीत होता है। कुल मिलाकर ये एक जागृति कारक उपन्यास है, बहुत स्पष्ट, सुगठित और उद्देश्यपूर्ण भी। और मैं इस समीक्षा का समापन पुस्तक की अपनी सबसे पसंदीदा पंक्ति से करती हूँ। एक शक्ति आगे खींचती थी, एक पीछे। आगे की शक्ति कर्तव्य था, निराशा थी, बलिदान था। पीछे की शक्ति में अनुराग था, स्नेह था, बंधन था। बंधन ने रोक लिया, वह लौट पड़ा। मैं इस पुस्तक को भारतीय पाठकों को इसलिए रेकमेंड करती हूँ क्योंकि वे इसमें बताए गए परिस्थितियों और पर्यावरण से अपने आप को बेहतर ढंग से संबंधित कर पाएंगे। न केवल उन्हें बल्कि भारतीय समाज और उनकी संस्कृति में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी पाठक के लिए ये एक उत्कृष्ट पुस्तक है, क्योंकि इसका विषय सार्वभौमिक है। आशा है कि आपको मेरी समीक्षा पसंद आई होगी। यदि आप इसे स्पॉटिफाई या एप्पल पर सुन रहे हैं तो कृपया हमारे शो को रेट करें। ये हमें आप जैसे और अन्य प्यारे लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। आप हमें अपने सुझाव books.com/subhashini@gmail.com पर भी लिख कर भेज सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नए साल में books.com के नए सीजन में मिलते हैं। तब तक सायोनारा।